यूक्रेन की जंग यही थी 2014 से, जब ये क्राइमिया पे कब्जा किया। उससे पहले से जब सोवियत यूनियन टूटा है, तो जो एज़ोव बटालियन जिसको कहते हैं आजकल लड़ रहे हैं, वो बेसिकली न्यू नाज़ीज़ हैं। वो लोग हैं ईस्टर्न वेस्टर्न यूक्रेन के। अच्छा, वेस्टर्न यूक्रेन बहुत ही गरीब इलाका है, वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हिस्टोरिकली बहुत गरीब है। और ये उस इलाके के नक्शे बहुत तब्दील होते रहे हैं। जो अभी आखिरी नक्शा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया है। तो और सेकेंड, ये यूक्रेन कोई मुल्क नहीं था, वो रूस होता था। सोवियत यूनियन से पहले यूक्रेन की कोई हैसियत नहीं थी, वो एक एथनिसिटी ज़रूर होती थी, लेकिन वो रशियन एम्पायर थी। फिर रशियन एम्पायर में इनकलाब आ गया तो सोवियत यूनियन बन गया। सोवियत यूनियन ने अपनी स्टेट्स बनाई, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स थी, वो कोई हिस्टोरिक स्टेट्स नहीं थी कि जनाब अच्छा उन्होंने कहा जना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये चाहिए, यहाँ पे इसको अलग कर दो, उसको साथ मिला लो, ये कर लो, वो कर लो। तो उसके अंदर यूक्रेन आया एज एन SSR, जिसे कहते थे, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के तौर पे, यूक्रेनियन SSR। अब जब वो सोवियत यूनियन टूटा तो वो तमाम मुल्क बन गए। उनकी कोई मुल्क एज ए इंडिपेंडेंट मुल्क की कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई वहाँ पे हिस्टोरिकल एलिट्स नहीं थी, कोई क्लासेस नहीं थी उस तरह की। वो पूरा सिस्टम नहीं था, वो पूरा सिस्टम संभाल सकते हैं, उसको चला पाते हैं, उनको कोई तजुर्बा नहीं था उस बात, कुछ भी नहीं था। तो वो लोकल स्ट्रॉन्ग मैन बने और बहुत डिसलोकेशन हुई, बहुत तबाही हुई, सारा कुछ हुआ। तो यूक्रेन में वहाँ उस वक्त ये एंटर हुए। इनका मकसद ये था कि रूस के या सोवियत यूनियन के टुकड़े करें और जो उनकी मादनियात और वसाइल हैं उस पर कब्जा करें, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, वो इनके लिए उनको बहुत अहमियत है। हाँ, बहुत अहमियत है। और इनका मकसद ये था, अभी ये जो जंग हुई है, इन्होंने बाकायदा पुश किया रूस को कि वो अटैक करे, कोई और ऑप्शन छोड़ा नहीं उसके पास। समझ ये रहे थे कि उसको हम वहाँ कब्जा करेंगे, वहाँ से खाएंगे पिएंगे, खूब मजबूत ताकतवर होंगे, फिर जाके चीन पे अटैक करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली चाइना पे अटैक नहीं कर सकते, इनमें दम नहीं है अभी भी। तो चाइना बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ इंफरादी क़ुव्वत के हवाले से, और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी और जो उनकी इकोनॉमी है। तो अब नतीजा ये निकला कि रूस दोबारा खड़ा हो गया। उनके जो अब रशियन तो हज़ारों साल पुरानी उनकी सिविलाइजेशन है, तो वो उनके दोबारा रशियन पैशंस उठ खड़े हुए। और वो हमेशा से, ये कोई पहली जंग नहीं है जो यूरोप ने लड़ी है उन पर कब्जा करने के लिए। नेपोलियन से पहले से ही चला आया है। नेपोलियन साहब गए, वो फेल हुए, हिटलर साहब गए, वो फेल हुए। उसके बीच में भी कई जंगें इन्होंने की, ख़ासतौर पर ब्रिटेन ने उनके मुख्तलिफ इलाक़ों में कब्जा करने के लिए। वो पूरी एक उसकी हिस्ट्री है। वो ये सारी जंगों, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम और उसके अलावा भी जितने भी अटैक हुए, वो असल मकसद ये था कि वो रूस या सोवियत यूनियन के वसाइल पे कब्जा करना। वो हिटलर ने जो अटैक किया, फर्स्ट पहली जंग अजीम, तो इनके दरमियान के आपस के झगड़े थे वेस्टर्न पावर्स के। ये जो कॉलोनीज से जो वो आ रहा है पैसा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर झगड़े थे इनके, कि कहाँ से किसको पैसा मिलेगा। तो वो पहली जंग अजीम की वजह बना, वो वजह उसकी बनी। उसके बाद आप देखें ये जो बना जो है सारा सऊदी अरब वगैरह, ये पूरे उन्होंने टुकड़े किए इसके टर्किश एम्पायर के, जो अपनी उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया के नाम से, हाँ, जो थी, इसको खिलाफत कहते थे, जो कि वो थी तो कुछ भी नहीं, खिलाफत के नाम पे वो मतलब कब्जा था, बेसिकली बादशाह थी वो, इस्लामी खिलाफत क्या थी वो। तो उसके टुकड़े किए उसको। अब ये जो सीरिया है, लेबनान फ्रांस के पास था, ये कुछ हिस्सा फ़लस्तीन जो था ब्रिटेन के पास था, वगैरह वगैरह, इस तरह से करके इन्होंने डिवाइड किया। उसकी पूरी हिस्ट्री है लोगों ने, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उस पर कभी कोई हिस्टोरियन के साथ बैठ के इस पर बात करें तो मज़े से सुनाएगा कहानी आपको उसकी। तो अभी ये जो सूरत हाल, अब ये सूरत हाल ये है कि यूक्रेन की जंग के बाद अब वहाँ गए ये लोग, पिट गए। वहाँ पे सिस्टम इन्होंने जो सोवियत यूनियन के ज़माने के सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, जो पुराने सिस्टम जो ख़त्म कर दिए थे रूस के बाद, नई शेप में आने के बाद, वो रिवाइव कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, वही सही था, वो सिस्टम सही था, कि उसी सिस्टम की बुनियाद पे हम इनसे लड़ सकते थे, क्योंकि हर 50-60 सालों के बाद आके हम पे हमला करते हैं। तो उनको दूर रखने के लिए वही सिस्टम सही था। तो उन्होंने वो तमाम पुराने सिस्टम, इवन पुतिन साहब के अभी होते हुए, वो राइज कर दिए। अब नतीजा उसकी वजह से ये हुआ है कि वो जो आर्मामेंट प्रोडक्शन है, वो पूरी नेटो को कंबाइन कर लें तो बेसिक आर्म्स हैं, आर्टिलरी है, मुख्तलिफ मिसाइल्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, इवन AI के अंदर वो काफ़ी आगे जा रहे हैं, हमें खबरें नहीं मिलती हैं। और ये जो चिप्स वगैरह हैं, उसमें बहुत आगे चले गए हैं। 4 गुना ज़्यादा उनका प्रोडक्शन है। ये जो तोप के गोले होते हैं ना, आर्टिलरी के राउंड्स, पूरे नेटो को कंबाइन कर लें, वो एक जितना एक साल में प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त रूस। नेटो, उसमें नेटो में यूरोप और अमेरिका सबको शामिल कर लें, तमाम फैक्ट्रीज को,
उससे 4 गुना ज़्यादा रूस प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त। सही। और उन्होंने कई सालों से, ये 2014 से करते चले आए हैं, उनको मालूम था ये जंग आने वाली है। सही। उनको मालूम था कि ये वही हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं ये लोग जो हमेशा से कई सदियों से करते आए हैं। तो उसकी तो पहले अब से तैयारी वो कर उसकी रहे थे। तैयारी कर रहे थे, सारा स्टॉक पाइल था। अभी तो आजकल जंग ख़त्म हो चुकी है, यूक्रेन तो बेचारा, मतलब मुझे देख के अफसोस होता है, पूरी कौम इस तरह से तबाह हो। लेकिन अब वो लोग खुद नहीं समझते, बात ही नहीं करते। यार तुम आ जाओ, टेबल पे आ जाओ, बात कर लो। रूस तो तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, वो तो कह रहा है कि यार तुम नेटो में नहीं जाओ, दैट्स इट। सिर्फ इतना कह रहा है सही। कि नेटो की इंस्टॉलेशन हमारी बॉर्डर से 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर नहीं आके लगेंगे, सीधी सी बात है। और वो उनको एग्जिस्टेंशियल खतरा है, फिर तो वो टाइम ही नहीं होगा आप उनके खिलाफ बिल्कुल वो करने का। इतने करीब जब बैठे होंगे तो आप बिल्कुल। उसको रोक ही नहीं सकते। रोक ही नहीं सकते आप। जी जी। तो वो तो खाली ये कह रहा था और कुछ भी नहीं था इसके अलावा। रूस का असल मकसद यही था अभी भी वही मकसद है। अब ये ट्रम्प साहब आके अजीब ड्रामा करते हैं, पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पता 20 किस्म की बातें करते हैं। लेकिन रूसी बहुत क्लियर हैं कि भाई हमारा मकसद ये था कि यूक्रेन किसी शेप और फॉर्म में नेटो में नहीं जाएगा, नेटो के इंस्टॉलेशन यहाँ नहीं लगेंगे। जी। ख़त्म हो गई बात, एंड ऑफ स्टोरी। जब तक वो नहीं बात होगी हम उस पर नहीं, आप बातें करते रहें, आप हेडलाइन बनाते रहें। अब आप कल को झूठी हेडलाइन बनाइए कि रूस दोबारा डॉलर में आ रहा है। रूस क्यों आ जाएगा यार? आपने अभी भी 15-20 हज़ार सैंक्शंस लगाए हैं उसके ऊपर, वो क्यों आ जाएगा? पागल हो गया है क्या वो? डॉलर क्यों उठा लेगा वो? अब डॉलर गिर रहा है, डॉलर पे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें आपस में असल में गुत्था हैं इस पूरे क्राइसिस के अंदर। वो डॉलर पे, अच्छा एक चीज़ और जो हम ओमिट कर गए यहाँ पे, वो था फिनोमेना पेट्रो डॉलर का। पेट्रो डॉलर में ये हुआ कि 1973 में आई थिंक निक्सन ने जो, क्योंकि उनकी इकोनॉमी मुस्तकिल गिर रही थी, इससे पहले तो डॉलर जो था वो टाइट था गोल्ड के साथ। ठीक है, $1 के अगेंस्ट इतना अमाउंट पहले शायद 12 मुझे याद नहीं है, $12 का एक आउंस गोल्ड होता था। फिर वो जब $35 का हो गया था एक आउंस, आप जाएं बैंक में, फेडरल रिजर्व में जाएं, आप $35 दें, वो आपको उतना एक आउंस गोल्ड मिल जाएगा। उसके अगेंस्ट वो सॉलिड था मामला। वो निक्सन ने ब्रेक कर दिया और उसके बाद से ही फाइनेंशियलाइजेशन का मामला शुरू हो गया। फिर आप हवा में आ गए ना बात, आप टाइट डाउन नहीं है आप किसी जगह से। गोल्ड तो फिर भी टाइट डाउन है, तो अब आप टाइट डाउन नहीं, आप हवा में आ गए। तो उसके बाद डॉलर की वैल्यू इंश्योर करने के लिए उन्होंने सऊदी अरब पे पाबंदी लगाई कि तुमको हम प्रोटेक्शन देंगे, और देखो तुम्हारे सामने ईरान बैठा हुआ है, ये कर देगा, फलाना बैठा हुआ है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस्लामिक टेररिज्म उन्होंने फैलाया, ये सब उनका किया कर सऊदी अरब की बादशाहत को कंट्रोल करके रखने के लिए कि तुम जो है तमाम तेल डॉलर में बेचोगे बस। तो इस वक्त जो डॉलर की वैल्यू है वो इस वजह से नहीं है कि अमेरिकन सोसाइटी या अमेरिकन इकोनॉमी बहुत प्रोडक्टिव है, इसलिए नहीं है। इसलिए है कि पूरी दुनिया को तेल चाहिए होता है, उस तेल को ख़रीदने के लिए उनको डॉलर दरकार है, जो कि खाली फेडरल रिजर्व अमेरिकन फेडरल रिजर्व प्रिंट कर सकता है। तो इस वजह से डॉलर की वैल्यू है। अब वो जो ख़बरें हैं, जैसे खबर थी सद्दाम हुसैन पे उस ज़माने में, जब इवन लीबिया की जब खबर थी अटैक किया है, तो सद्दाम हुसैन ने यूरो में डॉलर को, जब उसका झगड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा अमरीकियों के साथ, यूरो में डॉलर को वो करने लगे, वो अपने ऑयल को यूरो में बेच रहा था वो, तो उन्होंने जाके हमला कर दिया। और लीबिया के साथ भी यही था। गद्दाफी साहब जो थे वो एक कोई अफ्रीकन करेंसी लॉन्च करने जा रहे थे, वो भी यही सिलसिला सारा है, तो वो तब इसमें एंटर हुए। तो मैं जो बात समझ पाया हूँ वो ये है कि अगर ये पेट्रो डॉलर वाले जो सूरत हाल थी वो अगर चेंज होनी शुरू होगी, उसका इम्पैक्ट वही तो हो रही है। तो वो तो फिर वो बहुत बड़ा जो है ना एक वही तो हो रहा है, होगा इम्पेरियलिज्म को। वही तो हो रहा है, वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो अब रूस और चीन की तमाम, आप ट्रेड डॉलर को एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप, तुमको डॉलर नहीं मिलेगा, तुमने फलानी बात, तुमने मुझे सही से सलाम नहीं किया, तुम्हें डॉलर नहीं मिलेगा। और हमारी इकोनॉमी में इंडिया के पास तो बहुत दम है, इंडिया तो उनको आके दिखा सकता है, वो दिखा भी रहे, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हम नहीं सह सकते। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इतना इन्होंने ख़राब किया है कि पॉलिटिकल कोहिजन नहीं है, लोग समझ ही नहीं रह पा रहे कि आप पे यलगार कहाँ से, या अभी तक अपने दुश्मन को आप नहीं पहचान पा रहे कि दुश्मन कौन है, एक्चुअली कौन पीछे है। जो शैतान बुजुर्ग कहते हैं उसको ईरान में, अमेरिका को, तो शैतान बुजुर्ग असल में कौन है? ये ईरानी टर्म है। तो ये जंग जो है, ये जो हम पूरी दुनिया में इस पर डिसलोकेशन को देख रहे हैं, इसकी बुनियाद उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस पे है, जो वेस्टर्न फाइनेंशियल क्राइसिस, जो इम्पीरियलिज्म का लेट स्टेज इम्पीरियलिज्म कहा जा रहा है इसको, अपने आखिरी अय्याम में कैपिटलिस्ट इम्पीरियलिज्म आ चुका है, उसको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है।
अच्छा, यूक्रेन जंग की वजह से जो उन्होंने सैंक्शंस लगाया उसकी वजह से यूरोप की इकोनॉमी टोटली बैठ गई है। जर्मनी जो है 4 गुना महंगी गैस उसको लेनी पड़ रही है अमेरिका से, जिसकी बुनियाद पे वॉक्सवैगन का सबसे पुराना जो उनका जो बेसिक इंडस्ट्री थी वो कार मैन्युफैक्चरिंग आखिरी में बची थी ना जर्मनी के पास, वो ख़त्म हो गया, वो बंद हो गया प्लांट वॉक्सवैगन का, जो ड्रेसडन में, कहाँ पे क्या नाम था उसका, ड्रेसडन शहर में। तो वो अभी बहुत बड़ी खबर थी, ज़्यादा लोगों को पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे ख़ास तौर पर। वो क्यों बंद हो गया? उनके पास एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। और इससे पहले भी जो यूरोप की सारी वो थी प्रॉस्पेरिटी, वो चीप रशियन गैस और ऑयल पी थी। पहले सोवियत गैस और ऑयल था, वो सस्ता देते थे, जो कि उनकी अपनी गलती है सोवियत यूनियन की। वो समझते थे कि इनको हम यूरोप, हमारे पुराने यूरोपियन पुराने भाई हैं, ये है वो है। यूरोपियंस किसी के भाई नहीं है, वो अपने भी भाई नहीं है आपस में। अभी देखिए कैसे वो एक दूसरे का गर्दन काटेंगे, जैसे वो हमेशा से काटते चले आए हैं। जो सारी जंगें हुई हैं वहीं पे हुई हैं। तो उनकी गलती थी कि उन्होंने उनको सब्सिडाइज किया चीप एनर्जी से। सोवियत यूनियन ने भी किया, ये गलती थी उनकी। तो इसको क्या कहते हैं, तो वो उनकी सप्लाई लाइन ख़त्म हो गई है। इंग्लैंड में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं। वो कह रहे थे अमेरिका ख़त्म हो जाएगा, ब्रिटेन है। मैंने कहा भाई तुम किस दुनिया की बात करो, पिछले 10 सालों में वहाँ कितने प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं ये आप काउंट करें। पाकिस्तान की वर्स्ट सिचुएशन में भी 10 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर, बल्कि ये अभी जा रहा है, ये वाला जो है ये जाने वाला है। एप्स्टीन के जो फियास्को है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर, बहुत ही इसके आसपास के लोग चले गए हैं। इसकी हिस्ट्री में आई थिंक 100 सालों में सबसे अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर यूके का इस वक्त ये है, कीयर स्टारमर। ठीक है ना, तो ये तो जा रहा है, तो ये 8वां हो जाएगा। 8 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में भी 10 साल में नहीं आए। आखिर में होता था कि मार्शल लॉ लगता था। तो ये तो बनाना रिपब्लिक बन रही है। ये तमाम यहाँ मार्स का भी यही हाल है, फ्रांस का भी यही हाल है। उन्होंने जाकर लूटा लिबिया को, और वो कह रहे थे कि लिबिया को तुम नहीं छेड़ो क्योंकि वहाँ से रास्ता खुल जाएगा। गरीब जो बेचारे पिसे हुए अफ्रीकन हैं, जिनके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं है, मर रहे हैं वहाँ पे, उनको यहाँ आने का रास्ता मिल जाएगा, और वो मिल गया। अब लेकिन फ्रांस इतने अंधे हुए थे अपने शॉर्ट टर्म गेंस के चक्कर में कि उन्होंने सबको उड़ा दिया। तो वो सारे के सारे, अब लोग कहते हैं कि साउथ ऑफ फ्रांस में आपको लोकल गोरा नज़र नहीं आता है। सही, ठीक है ना। और बल्कि वो सारे के सारे आइसिस भी है, दाइश भी है, मुख्तलिफ जो अलकायदा के। अब जाहिर सी बात है, मुसलमान हैं, मुश्किल सख्त हालात में हैं, तो उनके जो मजहबी जो एतक़ाद हैं, जो मजहबी रवायत हैं, वो सख्त हो जाती हैं ऐसी कंडीशन में। सीधी सीधी बात है। तो वो वहाँ पे हैं। मजाक में लोग कहते हैं क्या कि सबसे पहले इस्लाम जो अगले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ फ्रांस बनने वाला है। फ्रांस बनेगा। इतनी ज़्यादा तादाद हो गई, इतनी हो गई है। तो ये तो खैर, तो ये साउथ ऑफ फ्रांस की हाल है जो लोग बताते हैं। और पेरिस का हाल जाके देख लें, गटर उबल रहे हैं जगह जगह, यही वाला हाल है जो हम बाहर निकले यहाँ पे कराची में तो नज़र आता है। तो लंदन में कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है, ये हाल है। तो ये इन सारे क्राइसिस का ये खुद भी ज़्यादा, हम तो सही रहते, लेकिन ये इस वक्त जो है ये यूरोपियन कंट्रीज जो मतलब साम्राज्य जिसे कहते हैं, कि वो पहली दफ़ा उनके घर के अंदर हालात जो है वो इस तरह ख़राब हो रहे हैं। वो इसराइल को भी इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में कब्जा करने के लिए। सोमालीलैंड का चक्कर क्या है, वहाँ पे तेल है, तो वो तेल कौन लेके जाएगा? वो BP लेके जाएगी, वो शेवरॉन लेके जाएगा बाद में। एट द एंड ऑफ द डे तो वही कंपनीज हैं, उनके अंदर ये तमाम जितनी। अब UAE इसमें फंस गया है, उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है मेरे ख्याल से। उसका साइज इतना सा है, इस खत्ते में आइसोलेट हो जाएगा वो। आसपास उसके बहुत बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं, ईरान है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है। तो मतलब साइज़ में तो बहुत बड़ा है पाकिस्तान, ठीक है ना। तो UAE बेचारा कहाँ जाएगा? ना उन्होंने अपने लोगों पे इन्वेस्ट किया है, सारे 80% तो वहाँ काम करने वाले फॉरेनर्स हैं। यमन ने जब जंग हो रही थी, UAE भी शामिल था ना, तो यमन ने जब सऊदी अरब में मारे मिसाइल, तो UAE को उन्होंने एक कड़ी लगाई कि भैया अगर तुमने एक मिसाइल भी दुबई में आके गिर गया ना, बीच में डेरा चौक के सेंटर में आके, सारे भाग जाएंगे यहाँ से, फिर तुम क्या करोगे? तो उसके बाद UAE साहब पीछे हटने लग गए। तो इतना ज़्यादा उनके सहूनियों के चढ़ाने में और गोरों के चढ़ाने में वो आ गए हैं, समझते हैं अपने आप को पता नहीं क्या। तो इतनी पावर तो है नहीं उनके अंदर। अब ये टर्मोइल बढ़ेगा। हमें पाकिस्तान के हवाले से इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया की सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है, और इसका हमारे ऊपर असरात, और हमारा जो असल शैतान बुज़ुर्ग है वो कौन है, उसको समझने की ज़रूरत है। आपस की नेशनल, अच्छा अब हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका, उसके बंटवारे के दरमियान जितना कत्ल खून हुआ है,
वो जो कि गोरे नहीं करवाया, जो कायदे आज़म के कभी वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा होगा, ना उनके था, कांग्रेस वालों के। तो उसकी वजह से जो पक्की सील पड़ गई है उसको रिवर्स करना कोई इतना आसान काम नहीं है। अभी भी आपको फैमिलीज मिल जाएंगी पंजाब में और मुख्तलिफ जगहों पे दोनों तरफ के, कि जिनके आपस के भाई मतलब बूढ़े लोगों के उस खूनरेजी का शिकार हुए हैं। ठीक है ना, तो वो उस चीज़ को आप रिवर्स नहीं कर, जहाँ पे खूनरेजी होगी उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो जहाँ पे आप मैं एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट जो मैंने सीखा है वो ये है कि खूनरेजी को, कत्ल खून को मैक्सिमम लेवल पे जाके अवॉइड करने चाहिए। चाहे भले आप पे रिविजनिज़म का वो पड़ जाए, आपके हर तरह के टप्पे लग जाएंगे, आप इनकलाबी नहीं हैं, आप खूनी इनकलाब की, अरे भाई तुम समझते हो खूनी इनकलाब का मतलब क्या होता है? उसका जो जितना शदीद उसके असरात पड़ेंगे माशरे पे, उनसे तुम रिकवर कैसे करोगे? तुम्हें वो मुस्तकिल जो साम्राज्य तो बाहर बैठा हुआ है ना शैतान बुजुर्ग, मुस्तकिल वो उसी साइकिल में, वायलेंस के साइकिल में फंसा के रखेंगे। ईरान में देखें ना, अब ईरान के साथ जो हुआ वो तो हिस्ट्री है, ईरान कोई ऑप्शन भी नहीं था, लोग निकल के आ गए वहाँ पे। तो ईरान को तो फंसा के रखा है, ईरान पे यही कर हो रहा है बेसिकली। वो चाहते हैं कि कब्जा हो जाए हमारा। सऊदी अरब ने चाइना के साथ डील की है, उसी पे आते हैं पेट्रो डॉलर पे, जो कि चाइना से को वो ऑयल सप्लाई कर रहा है यौन में। पेट्रो डॉलर का जो कुछ चंद साल पहले इनका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, जो उनका एग्रीमेंट था, खबरें वगैरह भी आई थी, तो वो सप्लाई कर रहा है। सऊदी अरब भी इनके टारगेट पे है। ये जो सोमालीलैंड और यूएई का सपोर्ट हो रहा है, और यमन में दोबारा घुसने की कोशिश की, वहाँ पे खबर ये थी कि पाकिस्तान ने काफ़ी उनकी मदद की। ये तो यहाँ पे लोकल अखबारों में खबरें आई थी कि आईएसआई ने आइडेंटिफाई करके दिया कि जनाब ये लोग आ रहे हैं बाहर से और इनको आप रोकें और ये करें और वो करें। तो सऊदियों ने वहाँ से बयान दिया वगैरह वगैरह, पूरी काफ़ी कुछ बना। आजकल दब गया है क्योंकि यूएई पीछे हट गया है, उसके बाद इतना साइज थोड़ी है कि वो टक्कर ले सके। तो ये सऊदी अरब भी इनके उस पर है, ये चाहते हैं कि खत्ते को दोबारा रीमैप कर दें और दोबारा कत्ल खून शुरू हो जाए, कब्जा कर लेके हम सब कुछ ले जाएं। अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और न्यूक्लियर ऑप्शन भी अब चलाना बहुत मुश्किल है उनके लिए।